एंड सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यानी अब हम लोग इसमें करेंगे यूज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। कि कॉम्बिनेशन एंड और परमुटेशन का यूज कर रहे थे हम लोग। अपना जो टॉपिक था दैट इज प्रोबेबिलिटी में। तो अभी बेसिक आइडियाज में आपको एक सिंपल सा मैंने एक लॉजिक दिया था, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज m अपॉन n। यहाँ जो m की वैल्यू थी दैट इज व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल केसेस, और आपका जो n था दैट इज व्हाट n आपका था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको आप सैंपल स्पेस बोल लेते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जब प्रोबेबिलिटी 0 थी तो आपने उसको 0 प्रोबेबिलिटी बोला था, इवेंट इम्पॉसिबल था। प्रोबेबिलिटी 1 था तो उसको आपने परफेक्ट प्रोबेबिलिटी का नाम दिया था, यानी उसमें आपको रिजल्ट पहले से ही पता होता था। ठीक, इसको हम लोग लिमिटेशन या डायनेमिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक, तो हमने प्रोबेबिलिटी, टाइप्स, इवेंट, सैंपल स्पेस और यूज ऑफ इसके सब करने सीख लिए थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, फिर वहां से स्टार्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसे मैंने कहा था 52 कार्ड्स हैं, सपोज 3 कार्ड्स आर ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी निकालनी, फाइंड द प्रूफ दिस 3 आर किंग, ये सारे सारे आपके किंग आ जाए। तो जब मैं आर डॉट पी लिखूंगा इसका मतलब होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आप उसको पूरा लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाट, ये क्या था फॉर्मूला तो आपके पास सेम है, दैट इज m अपॉन n। अब आपके पास क्या है, किंग निकालने, कितने निकालने, 3, और किंग होते कितने, 4। तो 4 में से 3 लेने हैं, यानी सिलेक्शन किया 4 में से 3 दैट इज 4c3। टोटल कितने थे 52, 52 से 3 लिए दैट इज 52c3। तो आंसर आया 4c3 इंटू 52c3। क्लियर। और इसको सॉल्व करने की मैंने ट्रिक भी बता रखी थी। 4 को 3 टाइम्स आप डिक्रीज कर लेंगे, 4 3 2, और नीचे जो 3 को लिख देंगे 1 तक, 3 2 1 होल डिवाइडेड बाई 52c3 को 52 को 3 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, 52 को 3 टाइम डिक्रीज करें, जो भी नंबर लिखा है 52 को 3 तक, तो 52 51 50 डिवाइडेड बाई 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट कर लें, तो ये आ जाएगा आपका 4 3 2 डिवाइडेड बाई 52 51 50। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ हम सीख क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि यूज ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन कैसे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। 9 10 हम लोग 1 1 फिगर लिखते थे, जैसे एक ही का किंग निकालते थे तो 4c1 को 4 लिख देते थे, 52c1 को 52 लिख देते थे। अब आपके नंबर 1 से ज्यादा होंगे, 1 कार्ड 2 कार्ड एंड 3 कार्ड, कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है ना। जैसे फिर मैंने कहा एक बॉक्स है, करेक्ट, बॉक्स में ये 3 व्हाइट बॉल्स है, 7 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल। करेक्ट, बॉक्स है, 3 व्हाइट 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कह रहा 3 बॉल्स निकाली, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 is white, second is red, third is black, all different color। तो इसके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग देखने जा रहे हैं। व्हाइट में से एक आ जाएगी तो 3c1 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा, अपॉन टोटल कितनी बॉल थी 15, निकाली कितनी है 3, तो क्या लिखेंगे 15c3। आपको एक व्हाइट चाहिए थी, एक रेड चाहिए थी, एक ब्लैक चाहिए थी, तो कुछ इस तरह से लिख दिया आपने 3c7 इंटू 7c7 डॉट 5c7 अपॉन 15c3, एक एक बॉल निकाल रहे हैं। ठीक, फिर मैंने इसमें ये तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अब लिखते चले जा रहे हैं, एक एक रिक्वायर्ड केसेस आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं। कुछ एक इसमें टर्म्स आएंगे वो आपको परेशान बीच में कर सकते हैं। यहाँ टर्म्स कहने का मतलब ये है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जैसे एटलीस्ट, ईदर, और, तो फिर यहाँ कंसेप्ट लगेगा, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें, ये हमने सब लास्ट क्लास में किया हुआ था। ठीक, अब डालते हैं हेडिंग एडिशन, एडिशन थ्योरम। तो ये अप्लाई कैसे होगी और किस किस केस में ये एप्लीकेबल, या इसको लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिशन। तो इसका एक अपना लॉजिक है।
क्या है लॉजिक? तो ब्लॉक डायग्राम से समझते तो जल्दी से समझ में आएगा। सपोज ये आपके हैं ए के सेट, ठीक है ना, ये आपके हो गए बी के, और ये आपको पता है ये ए इंटरसेक्शन बी के। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? यहाँ ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी हो जाए, या लिख के आ जाए एटलीस्ट ए और बी, लिख के आ जाए, कुछ ऐसा लिख के आएगा, या लिख के आ जाएगा ईदर ईदर ए और बी। ठीक, कभी अगर बाय चांस नीदर लिख के आए, नीदर ए नॉर बी, कुछ ऐसा आ जाए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो वन होती है, वन में से ए इन बी को आप हटा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी को आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका नीदर ए नॉर बी का केस आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ए और बी का। ए और बी लिखें, एटलीस्ट ए और बी लिखें, इधर ए और बी लिखें। तो इसको अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखें, तो पहले ए की सारी प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है, पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या लिखेगा बोथ ए एंड बी। जहां एंड वर्ड आ जाएगा समझ जाएंगे इंटरसेक्शन है, जहां और वर्ड आ जाएगा समझ जाएंगे यूनियन है। तो इस लॉजिक को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एडिशन, यानी ये आपका एडिशन का रूल है। कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं जैसे हमने सेट थ्योरी में अप्लाई किया था। अब इसका एक सिंपल एक केस स्टडी एक और क्या देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हाथों हाथ। अगर ये ए इवेंट है और ये बी है, देखिए दोनों को मैंने इंटरसेक्ट नहीं कराया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कराया था, क्लियर। दोनों अगर अलग अलग आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसी इवेंट क्या होती है जिसके कॉमन कुछ पार्टी ना निकले, तो इनके लिए मैंने वर्ड बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट आप देखेंगे रिवाइज किया होगा, तो वर्ड आया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वो क्या होती है, दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ मूव करें और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नल हो जाए, यानी फाई सेट बन जाए, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसके लिए अगर अप्लाई करें रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये केस स्टार बना दिया मैंने। कब अप्लाई करेंगे, जब ऐसा केस होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट हो जाए या फाई बन जाए। इसको सेट थ्योरी में मैंने क्या बोला था, डिसजॉइंट सेट बोला था। डिसजॉइंट सेट ऐसा होता था जिसका इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो जाता था, उसको अब हम प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रहे हैं। ठीक, तो ये आपका एडिशन थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला है। ये किसका केस स्टडी बन गया, जब हम ए इंटरसेक्शन बी जो वैल्यू है वो आपकी अगर नल हो जाए या 0 हो जाए। कब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन में, कब अप्लाई होगा, जब आपके क्वेश्चन में ओ आर और आ जाए, इधर आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, नीदर आ जाए, समझ जाएंगे कि हमारी एडिशन थ्योरम अप्लाई हो गई है हमारे अपने क्वेश्चंस में। क्लियर बात। अब देखो, जैसे दो, एक केस लिखा, दूसरा केस ये लिखा हमने, ठीक है ना। अब हम इसके कहते हैं दो केस पे लिखिए, अभी एक क्वेश्चन करके इसके 3 केसेस ले लेते हैं, फिर ए बी सी करके, जैसे हमने सेट थ्योरी में लिखा था, पहले ए और बी का लिया था, फिर ए बी सी तीनों केसेस ले लिए थे हमने। ठीक, अब इसमें हम बात करें इस पे न्यूमेरिकल बेस, यानी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर। वर्ड तो समझ में आई गया आपको। कह रहा जैसे 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, ठीक है। तो कह रहा है 52 कार्ड में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। कह रहा मैंने 2 कार्ड निकाले, ठीक। इन 52 कार्ड्स, या लैंग्वेज लिखेगा इन ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रो दीज 2 आर किंग, ओ आर और रेड। ये बीच में आ गया रेड लिख के, देखो और लिख के, किंग और रेड।
तो जहां और वर्ड आ गया आपने स्ट्राइक कर लिया कि ये चला गया मेरा एडिशन थ्योरम के ऊपर मेरा क्वेश्चन। क्लियर? तो ठीक है, किंग वाले को मैं ए इवेंट बोल देता हूँ, रेड वाले को मैं बी की इवेंट बोल देता हूँ। किंग वाला हमारा क्या है? किंग वाला ए इवेंट हो गया, और जो रेड वाला है वो हमारा बी इवेंट हो गया। अब इनको वन बाय वन मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, किंग के लिए देखता हूँ, फिर मैं क्या देखूंगा, फिर मैं देखूंगा रेड वाले के लिए। और हमने स्ट्रक्चर बना ही रखा है, स्ट्रक्चर बोले तो सैंपल स्पेस। अब आप लिख रहे हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए यूनियन बी। हमें निकालना क्या, ए यूनियन बी निकालना है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर डॉट पी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या था पहले किंग के लिए, किंग कितने होते हैं, 4। या आप यहाँ ऐसे पी और पी भी निकाल भी सकते हैं, ऐसे नो इश्यू। किंग कितने हैं, 4, निकालने कितने हैं, 2। तो 4c2 अपॉन 52c2, ये आ गया किंग का। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले किंग को ऐड कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस रेड को ऐड कर ले, माइनस इन दोनों के कॉमन को हटा दें। किंग और रेड के बीच का जो कॉमन है उस पार्ट को माइनस कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किंग के कितने हैं, किंग 4, 4c2 अपॉन 52c2 प्लस बी क्या है, रेड का, तो रेड का भी निकाल सकते हैं। रेड कितने होते हैं, 26, लेने कितने हैं, 2। तो 26c2 डिवाइडेड बाई 52c2 यूज कर लेते हैं। 26c2 डिवाइडेड बाई 52c2 माइनस, क्योंकि बताया था ना मैंने 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक, इसके निकाल लिए, इसके ऐड कर लिया। माइनस कौन से करने हैं, माइनस मुझे वो करने हैं जो किंग और रेड का कॉमन हो। किंग और रेड का कॉमन मतलब जो रेड में जो किंग है उनको माइनस कर दो। तो रेड रेड में किंग टोटल कितने हैं, 4 किंग। तो रेड में 2 आ रहे हैं आपके, क्योंकि 2 रेड में होंगे 2 ब्लैक में होंगे, तो उन दोनों पार्ट को, 2 कॉमन पार्ट है उनको निकाल दीजिए। तो 2c2 अपॉन 52c2, रेड में मेरे 2 थे उनको मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि किंग और रेड का कॉमन, ए आपने किंग बोला है, बी आपने रेड बोला है, तो किंग और रेड का कॉमन कितना हुआ, 2 कार्ड, तो 2 कार्ड मैंने माइनस कर लिए। 2c2 अपॉन 52c2, और सॉल्व करना आपको ये आता है, डिनोमिनेटर सेम है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, ऐड करके इसमें से माइनस कर दें। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या पी ऑफ ए एंड बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये वर्ड एस सच भी लिख सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है आपकी ये फ्रेमिंग सही होनी चाहिए, और उसका सोल्यूशन निकालना होगा फ्रैक्शन के पार्ट में सॉल्व करके। ये सॉल्व करने की ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, अभी भी बताई थी। जैसे 4c2 है तो उसको लिख लेंगे 4 इंटू 3, 4 को 2 बार इंटू 2 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 52c2, 52 को 2 बार 52 51 अपॉन 2 को 1 तक 2 इंटू 1 प्लस 26c2 26 25 2 इंटू 1 52 51 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 52 51 अपॉन 2 इंटू, इस तरह से 2 1 कैंसिल आउट कर लिया मैंने ऐसे पहले। ये हो गया 4 इंटू 3 12 अपॉन 52 इंटू 51 प्लस 26 इंटू 25 52 इंटू 51 माइनस 2 अपॉन 52 इंटू 51। क्या करूंगा, एलसीएम सेम आ गया तो उसके लिए 52 इंटू 51, तो 12 प्लस 26 इंटू 25 माइनस 2, सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो कैसे पता चला, जब और वर्ड आ जाएगा, इधर और आ जाएगा, है ना, और आ जाए, इधर आ जाए और आ जाए। अगर नीदर पूछता तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से जो आंसर आया उसको माइनस कर देंगे, तो नीदर नॉर का भी मेरे पास केस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन थ्योरम के क्वेश्चन, बेसिकली आइडिया मैं दे रहा हूँ, एडिशन थ्योरम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी केसेस में मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देख रहे थे, एडिशन थ्योरम के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। और अब इसमें मैं करता हूं कुछ केसेस, और एडिशन थ्योरम की मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया ए यूनियन बी वाला, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जनरली होगी तो इससे वर्ड प्रॉब्लम से कर लेंगे।
फिर मैंने फर्स्ट डे बताया था किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? पी ऑफ ए, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने डैश वर्ड यूज किया, ए डैश। तो कितना हो जाएगा? 1। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। ये चीज हमको अच्छे से क्लियर है। तो मैंने सीधे ये पॉइंट पहले से लिख दिया, होना प्लस ना होना इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये केस भी आपको अच्छे से माइंड में सेट हुआ, क्योंकि इसमें भी कभी हम ना होने के लिए भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, सिंपल एबीसी में बात चल रही है, कह रहा है मेरे पास क्लास 11th में, इन्हें क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। अब देखो परसेंटेज में लेके चल रहा हूं, कह रहा 40% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं। 30% स्टूडेंट्स स्टडी बायो, 30% स्टूडेंट बायो पढ़ रहे हैं। Here B stand for bio. 10% of the class study both maths and bio. कह रहा 10% both maths and bio, ये दोनों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कि स्कूल में ये सर्वे किया गया। फिर कह रहा इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया मैंने फ्रॉम द क्लास, कह रहा फाइंड द प्रॉब, ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायो। कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायो। तो आप इसी से आप फ्रेम कर लेंगे फॉर्मूला। तो मैथ्स और बायो तो क्या लिखेंगे? एम यूनियन बी, कुछ इस तरह से। तो क्या आ जाएगा? दैट इज योर पीएम, दैट इज योर पीबी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। पीएम तो 40% है, तो 40/100। पीबी 30% है, तो 30/100। पी इंटरसेक्शन दोनों का 10/100। ठीक है, तो 40 30 कितना तो 70 में से 10 गया 60, तो 60/100 आ गया आपके पास। ऐसे वो स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं। 60/100 यानी 60% स्टूडेंट उस क्लास में ऐसे हैं जो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, एडिशन थ्योरम का केस मैंने एक परसेंटेज बेसिस पे भी उठा दिया। ठीक है ना, तो हम आपसे परसेंटेज बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन लिया मैंने, अच्छा सा क्वेश्चन था। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए, कह रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों को पास कर लेता है। ध्यान से देखें इसको, ठीक है। फिर इसको एक सेकंड देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उनका फोन आया था, मैं क्लास में करता हूँ, क्लास से निकल कर। तो बोला इन्हें क्लास, ध्यान से फिर से देख रहा हूं मैं। वो कह रहा आपसे द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कितना है? 0.5, ये दे रखा है। फिर से द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, नीदर मतलब कुछ भी नहीं करता है, तो मैंने ऐसे लिख लिया अभी नीदर, जिसको डैश से लिखेंगे। नीदर यानी फेल हो गया, दोनों कितने हैं? 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश का एग्जाम, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश का एग्जाम कितना है? उसे दे रखा है 0.75। तो क्या बड़ी था प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एग्जाम? तो हिंदी के एग्जाम को पास करने का क्या क्राइटेरिया होगा? फिर से मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन था, एक क्लास के एग्जाम में देखा गया, एक बच्चे का रिजल्ट एनालिसिस किया, इन इंटरेस्ट दैट इन एग्जाम that student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, find the probability of passing the Hindi exam. ये है मेन कॉज। कह रहा है नीदर, तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, नीदर को ईदर बदलने के लिए। ईदर का मतलब क्या होता है? यूनियन।
तो E यूनियन H कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉपर्टी 1 में से 0.1 को माइनस कर दीजिए। 1 में से माइनस 0.1 को माइनस कर देंगे, टोटल प्रॉपर्टी तो 1 ही होती है ना, तो 1 से उसको माइनस कर दिया, तो E यूनियन H आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो E यूनियन H आ गया। PH निकालना है, इंटरसेक्शन दिया है, P दिया है, सेम फॉर्मूला मैं फॉर्मेट कर लूंगा। फॉर्मुलेट इन द सेंस कि इसको लिख लूंगा आसानी से, इसी फॉर्मूले को जैसे मैं लिखा है यूनियन वाला, ई और एच के टर्म्स में लिख लूंगा। कैसे लिखूंगा? दैट इज पी ई यूनियन एच, इस तरह से पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, कुछ इस तरह। तो 1 में से इसको माइनस करके यहां लिख देता, 1 माइनस 0.1। पी ऑफ ई कितना दे रखा है? पी ऑफ ई दे रखा 0.75। पीएच निकालना है हिंदी के लिए, और ई इंटरसेक्शन एच कितना है? 0.5। तो मुझे ये पीएच निकालना है, हो जाएगा, शिफ्ट कर लेंगे। 0.5 को मैं 0.50 भी लिख सकता हूं, इसमें इसको माइनस करूंगा 0.25 आएगा, शिफ्ट कर लूंगा, पीएच की मेरे पास वैल्यू आसानी से आ जाएगी। पीएच बोले तो हिंदी में पास होने की इसके एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से हम लोग जा सकते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, दैट इज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम पे आप समझ जाएंगे, और आएगा, इधर और आएगा, नीदर आएगा, ठीक है ना। उसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ती है पूरी क्लास से, कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी, यानी आपको एक नेट प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है। अब देखो कैसे। कह रहा है एक क्लास 11th में टोटल बच्चे मेरे 60 हैं, ठीक। कह रहा इसमें से 30 बच्चों ने एनसीसी को ऑप्ट किया, एनसीसी को 30 बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है, और यहां से 32 बच्चों ने एनएसएस भी किया है। 30 बच्चों ने एनसीसी लिया है, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, and 24 opted for both NCC and NSS. फिर से पढ़ता हूं, in a class of 60 students, 30 opted NCC, 32 opted NSS and 24 opted for both NCC and NSS. ठीक, किसी एक बच्चे से सेलेक्ट करा मैंने, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कह रहा निकाले स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस, ठीक है। एनसीसी बड़ा सा वर्ड है, इसको मैंने ए इवेंट बोल दिया, एनएसएस के लिए मैंने बी बोल दिया। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए यूनियन बी, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। पहले तो लगा दिया फॉर्मूला, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। पहले तो ये लिख लिया मैंने फॉर्मूला। पी ऑफ ए क्या है? एनसीसी, कितने बच्चे हैं? 30 लिया आउट ऑफ 60, तो एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 30/60। जिस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा था, प्रोबेबिलिटी नहीं दी जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। प्लस बी क्या है? एनएसएस, कितने बच्चे हैं? 32 आउट ऑफ 60, तो एनएसएस का हो गया 32/60 माइनस दोनों का कॉमन, दोनों कॉमन कितने हैं? 24, तो 24/60। जी, तो मेरा एलसीएम सिंप्लीफाई हो गया, 30 और 32 कितना हो गया? 62, तो 62 माइनस 24, 62 में से मैं 24 को माइनस कर दूंगा, तो 62 से जब 24 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 38। ये आ गया 38/60। काट भी सकते हो, 2 से 19, 2 से 30, 19/30 क्या है? ए यूनियन बी, मतलब एनसीसी और एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 19/30। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। कह रहा था स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर, स्टूडेंट ऑप्टेड नीदर, तो जब नीदर की बात की है उसने,
तो हम क्या करेंगे, यूनियन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, यूनियन निकाल चुके हैं, नीदर निकालना है। तो नीदर के लिए क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नीदर ए नॉर बी की बात हो रही है, तो 1 माइनस ए यूनियन बी। 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी निकाला आपने 19/30। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए, यानी ए भी एनसीसी भी नहीं है और एनएसएस भी नहीं लिया है, ठीक है ना। ये इसका सेकंड पार्ट किया। अब इसको अगर डायग्राम से देखें, ये रहा आपका एनसीसी, ये आपका है एनसीसी, ये रहा आपका एनएसएस, ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को पूछूं, सिर्फ ये पार्ट पूछ सकता हूं, यानी इसको कैसे लिखूंगा, इस पार्ट के लिए लिखूंगा मैं कि स्टूडेंट वो ऑप्टेड एनसीसी, यानी इस पार्ट के क्या लिखूंगा, ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस। मतलब एनसीसी तो लिया हो, लेकिन यही तो पार्ट हुआ ना, जिसको अगर आपने इसको ए लिखा थोड़ी देर के लिए, इसको आपने बी लिखा था, तो ये पार्ट क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी सेट थ्योरी में। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है ना। तो कह रहा है एनसीसी तो ली हो, एनएसएस ना लो, यानी इस वाले पार्ट में है एनसीसी तो है, एनएसएस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल पार्ट में से इस कॉमन को माइनस कर दूंगा। टोटल पार्ट बोले तो एनसीसी, एनसीसी कितना है 30/60, माइनस ये इंटरसेक्शन पार्ट, वो कितना दिया है, वो है 24/60। तो ये अलग क्या आंसर आया, ये आंसर हुआ एनसीसी तो ली है बट एनएसएस नहीं है वो। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता कि एनएसएस लिया है और एनसीसी नहीं है, तो एनएसएस वाले पूरे पार्ट में से कॉमन वाला पार्ट हटा दूंगा। एनएसएस वाला कितना है 32, तो 32/60 में से मैं ये वाला पार्ट कॉमन इसको माइनस कर दूंगा। कौन सा पार्ट, ये कॉमन पार्ट आपका निकाल दूंगा। तो वो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कुछ परेशान करे तो फट से डायग्राम बनाएंगे। जब इस तरह का डायग्राम बनाएंगे देन क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको सारे सेट के कंसेप्ट पता है, उसको आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हुए चले जाएंगे, इसमें आपके पास कोई इशू नहीं होगा, ठीक। तो अभी हम लोग ने आज डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडिशन थ्योरम। क्या होती है एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम तब होगी जब हमारे अपने इस क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी के केसेस में और आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, ईदर आ जाए, ठीक है ना, नीदर आ जाए। नीदर मतलब वन में से इधर को माइनस कर लेंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस तरह की फ्रेमिंग होती है, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं एडिशन थ्योरम। क्लियर। अब मैं आपसे डाउट डिस्कस करता हूं।